नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी पर। दोस्त, आज 13 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और हमें कुछ ऑथेंटिक प्रश्न मिल चुके हैं। अगर आपका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, तो आप लोग सही क्वेश्चन इस नंबर पर भेज सकते हैं। और हाँ, अगर आप तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर प्रकार का यहाँ पेपर का एनालिसिस किया जाता है। और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या था। पहला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्त, आत्मा राम पांडुरंग। अगर पूछ देगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग मार कर आइएगा 1867। ठीक है। पूछ देगा कि इसकी स्थापना किसने किया था, तो आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं दोस्त, देखिए, और यदि प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र पुनर्जागरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी ध्यान रखना होगा। इसने क्या किया? महाराष्ट्र में धार्मिक और सामाजिक सुधारों की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। प्रार्थना समाज द्वारा सुबोधित पत्रिका का नामक मुखपत्र प्रकाशित किया जाता है। वीरेंद्र सलिंगम पंतुली तेलुगु सुधारक थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज को बढ़ावा देने में मदद किया था। बात करते हैं अब आर्य समाज की। तो आर्य समाज के संस्थापक जो थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने 1875 में स्थापना किया था। ठीक है। और भी देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया कि ब्रह्म समाज की स्थापना किया। ठीक है। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने किया। तो आपका सही आंसर होगा 1828, राजा राम मोहन राय ने। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कृष्ण रामकृष्ण मिशन के स्थापना किया। ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में बन जाए। दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के अमावस्या को, ये आपका आंसर है। दीपावली का त्यौहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के अमावस्या को मनाया जाता है। यह त्यौहार प्रदोषण्यापिणी अमावस्या को मनाया जाता है। साल 2024 में दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाती थी। ये भी याद रखना है, डेट सौ को याद रखना है। ठीक है। दीपावली को दीप और प्रकाश का त्यौहार भी माना जाता है। इस दिन भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम उस दिन अयोध्या आए थे, उसके उपलक्ष्य में दीपावली मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है। ये फैक्ट्स हो सकता है कहीं कहीं बना है प्रश्न, हम ये देखें हैं कि दीपावली के दिन किस भगवान की पूजा होती है, तो लक्ष्मी और श्री गणेश जी की। देखिए, इस दिन भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके भारत वापस आए थे। आप लोग जानते हैं कि इसके उपलक्ष्य में दीपावली मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बन रहा है और एग्जाम में आपके आया है, TN राजरत्न पिल्लई, इनको पिल्लई कहा जाता है, किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नादस्वरम वादक। ओके। TN राजरत्न पिल्लई भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध नाद्य स्वरम वादक थे। वे कर्नाटक के संगीत परंपरा से जुड़े हैं थे और नादस्वरम वादक को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। ठीक है। नादस्वरम परंपरा, वे तमिलनाडु के समृद्ध नादस्वरम परंपरा से संबंधित थे और इसे कर्नाटक संगीत में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। ठीक है। इनकी ये भूमिका थी। वे तमिलनाडु से थे और वहाँ के प्रमुख मदिरा और संगीत समारोह में अपने वादक के लिए विख्यात थे। कहाँ के थे वे? तमिलनाडु के। शिष्य परंपरा, उन्होंने कई शिष्यों को नादस्वरम सिखाया और आगे बढ़ाया। ये इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन काफ़ी अच्छा ऊपर वाला इम्पोर्टेंट था। सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के महानिदेशक कौन हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अमृत मोहन दास। ठीक है।
सशस्त्र सीमा बल भारत के गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाएं की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। इस बल की स्थापना मूलतः 1963 में ब्यूरो के नाम भारत चीन युद्ध के बाद दुश्मन की कार्रवाइयों के विरुद्ध भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत करने के लिए की गई थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौलिक शाह को 2018 में संगीत अकादमी पुरस्कार से किस नृत्य के लिए मिला था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्त, कथक नृत्य। मौलिक शाह को 2018 में कथक नृत्य के लिए संगीत अकादमी पुरस्कार मिला था। उन्होंने इन्हें पुरस्कार इसी परीख के साथ मिला था। दोनों ने कथक नृत्य में अपने योगदान के लिए पुरस्कार पाया था। मौलिक शाह का जन्म 3 सितंबर 1958 को गुजरात में टाटन में हुआ था। इसी परीख का जन्म 11 मार्च 1962 को मुंबई में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म 3 सितंबर 1958 को और इनका जन्म 1962 को। दोनों हमादा के कदम कुमुद्दीन लाखिया के मार्गदर्शन में कथक सीखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तितासा साधु किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्त वो क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, तितासा साधु एक भारतीय क्रिकेटर है जो कि भारतीय महिला अंतर्राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय क्रिकेट के टीम और बंगाल की घरेलू टीम के लिए खेलती है। वह एक दाएं हाथ की मध्यम गति के गेंदबाज हैं। उन्होंने 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप में भारतीय टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रही हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपके अनुच्छेद से पूछा है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 24 में क्या प्रावधान है? तो उसमें बाल श्रम निषेध का प्रावधान है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 23 और 24 से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, बेगार और इस तरह के अन्य बालात श्रम को प्रतिबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 में देख लेते हैं। इसमें कारखानों और खदानों जैसे खतरनाक कार्यों में 14 साल से कम उम्र बच्चों के लिए काम करने का रोक लगाया गया है। ठीक है, और भी देख लेते हैं। 14 साल कम उम्र की किसी भी बच्चे को कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद हमें 24 बताता है, उसमें ये प्रावधान दिया गया है। इसी तरह किसी भी अन्य खतरनाक रोजगार में भी बच्चों को काम पर नहीं लगाया जा सकता। देखिए सबरीमाला से पूछा है, सबरीमाला जो मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? आपका सही आंसर जो होगा वो केरल हो जाएगा। सबरीमाला मंदिर केरल का एक प्रसिद्ध क्या है? मंदिर है। और फैक्ट्स की बात देखेंगे, यह भगवान अयप्पा को समर्पित है। ये फैक्ट्स जानने योग्य थे। यह अयप्पा को समर्पित है, डेडिकेटेड है। यह भगवान अयप्पा को पवित्र निवास है और भारत में सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल में से एक माना जाता है। मंदिर सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला है। ठीक है, किसी भी धर्म के लोग जो है इस मंदिर में आ सकते हैं, कोई रोक रुकावट नहीं है। लेकिन उससे पहले ये जानने योग्य है, यह केवल मंडप पूजा, मकरी बिल्लकू 20 के दिनों में और हर मलयालम महीनों के पहले दिन के दौरान पूजा के लिए खुला रहता है। सबरीमला जाने से पहले तीर्थ यात्रियों को 11 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, तभी आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 256 किससे संबंधित है? 2 लगातार अनुच्छेद पूछा है आर्टिकल से। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 56 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। इस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून का पालन सुनिश्चित करना राज्य सरकार का दायित्व है। इस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को ये निर्देश दे सकती है, संसद द्वारा बनाए गए कानून का पालन सुनिश्चित कर सकती है। ठीक है, और अब अगला जो प्रश्न है, 2011 के जनगणना के मुताबिक किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग का प्रतिशत सबसे कम है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, साल 2011-12 की जनगणना
के मुताबिक गोवा और केरल गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे कम है। साल 2011-12 में देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत जो है 21.9% है। कितनी? 21.9%। ग्रामीण इलाकों में यह प्रतिशत 25.7% था, जबकि शहरी की बात करें तो 13.7% था। वही गोवा में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 5.09% था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कदम वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मयूर शर्मन। आपका सही आंसर हो जाएगा मयूर शर्मन। कदम कर्नाटक का एक प्राचीन शाही परिवार था। उन्होंने उत्तरी कर्नाटक और बनवासी के कोंकण पर शासन किया, जिसे वर्तमान उत्तर कन्नड़ जिले के रूप में जाना जाता है। राज्य की स्थापना मयूर शर्मन या मयूर शर्मा ईस्वी में इसका पतन हुआ। ठीक है, 345 में इसका पतन हुआ था, 345-50 के बीच। ठीक है, और बात करें शूद्र के बारे में क्या जानकारी देता है हमें? वे पारंपरिक रूप से कारीगर और मजदूर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश में शहरी जो आबादी है सबसे अधिक कहाँ की है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मालदीव की। ठीक है, मालदीव की शहरी आबादी लगभग 40% से अधिक है, जो कि अन्य विकल्पों में जो विकल्प आपको दिया गया था ABCD, उनमें से ये सबसे अधिक था, 40% मालदीव की। इसकी कुल जनसंख्या कम है, लेकिन अधिकतर लोग राजधानी माले और कुछ अन्य शहरी द्वीपों में रहते हैं। जैसे नेपाल, शहरी आबादी लगभग 21% है। भूटान की बात करते हैं, इसकी आबादी 42%, लेकिन जनसंख्या बहुत कम है। क्वेश्चन अगला जो है, यदि कोई पिन, ये फिजिक्स का सवाल है, देखिए कितना शानदार पूछा है, कितने आप लोग अगर जानते होंगे तो पक्का इसको मार कर आए होंगे। यदि कोई पिंड स्थिर गति से घूम रहा है तो उसका त्वरण जो है कितना होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा था या फिर ऐसे पूछा था, एक समान से चाल से चल रही, त्वरण बताना था कि धनात्मक है या ऋणात्मक। तो यदि कोई वस्तु एक साथ से चल रही है तो इसका अर्थ क्या होगा? अब पता नहीं तीनों में से किस तरह से प्रश्न पूछा था, लेकिन तीनों का मतलब जो है सेम ही निकलता है। तो आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो उसका त्वरण जो है शून्य हो जाएगा। यदि कोई वस्तु समान चाल से चल रही है उसका त्वरण पूछे तो शून्य हो जाएगा। यदि कोई वस्तु एक समान चल रही है तो इसका अर्थ होगा कि वह एक समान गति से चल रही है। यदि कोई कार आगे की ओर जा रही है तो गति बढ़ रही है, और फिर से पढ़ते हैं। यदि कोई कार आगे की ओर जा रही है तो और गति बढ़ा है तो उसका त्वरण समझिए धनात्मक होगा। यदि कोई कार आगे बढ़ रही है लेकिन ब्रेक लगाकर धीमी हो रही है तो त्वरण उसका ऋणात्मक होगा। ठीक है, यदि गति स्थिर है यानी ना बदल रही है, मतलब बदल नहीं रही है, यानी घट नहीं रही है, नहीं बढ़ रही है, तो उसका त्वरण जो है दोस्त शून्य हो जाएगा। लीवर से जुड़ी कुछ प्रश्न थे, यानी लीवर से जुड़ी बीमारी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन में था, अब देख लीजिएगा इनमें से कौन सा आपके ऑप्शन में था। हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, सिरोसिस लीवर कैंसर और यूमिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा हूँ, इसमें फैक्ट है, लीवर से जुड़ी कई बीमारियाँ होती है, जैसे हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, सिरोसिस, लीवर कैंसर एंड ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस लीवर की बीमारियाँ तीव्र और जोन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस वाला। हेपेटाइटिस समझिए, ये हेपेटाइटिस ABC जैसे वायरस से होने वाले संक्रमण है। ठीक है, हेपेटाइटिस ABC जैसे वायरस से होने वाले संक्रमण एक बीमारी है। गैर अल्कोहल फैटी लीवर एक रोग है। ठीक है, ठीक है, समुद्र से जल वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है? तो इस प्रक्रिया में पानी जो होता है वाष्पित हो जाता है और जो नमक होता है वो पीछे रह जाता है, यानी बैठ जाता है। ठीक है, समुद्र के पानी से नमक अलग करने की वाष्पीकरण की प्रक्रिया इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में पानी वाष्पित हो जाता है और नमक नीचे बैठ जाता है। ज्वार के समुद्र
ज्वार के समय समुद्र में पानी को छोटे छोटे गड्ढों में इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, सूरज की गर्मी से पानी वाष्पित हो जाता है। दोस्त यहाँ से प्रश्न आपके खत्म होते हैं, इतने ही प्रश्न में मिले थे। अगर दोस्त ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। और हाँ, इस चैनल के माध्यम से हर प्रकार का पेपर का एनालिसिस किया जाता है। उसके लिए ना तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में।